ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं जो कि आपका है वॉइसेस। ओके, हम लोगों ने टेंसेस, वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस ये सारे चैप्टर को फिनिश कर लिया। ठीक है, आई होप वो सारे लेक्चर को आपने कवर किया होगा। ठीक है, ये क्लास उन्हीं के लिए ज्यादा बेटर है जिनको टेंस का नॉलेज है बेसिकली। ठीक है, जब आप टेंस का नॉलेज आपको अच्छे से होता है तब वॉइसेज आपको आसानी से समझ में आती है। ठीक है, ऐसे पता ही होगा सबको। चलिए, तो ये द क्वेश्चन इज, ये वॉइस होता क्या है। ठीक है, बहुत ही आराम से समझेंगे सर। देखिए, इस टॉपिक को अगर फिनिश करने की बात है तो 15 से 20 मिनट में भी फिनिश किया जा सकता है। ठीक है ना, 15 to 20 मिनट में आराम से फिनिश कर सकते हैं। देखिए, लेकिन वो एक क्या बोल सकते हैं उसको कि एक फॉर्मेलिटी होगा। ठीक है ना, कि आप बस थोड़ा बहुत आप एक्टिव पैसिव करने लगे वो चीज, बट हम लोग इस पे डीप में जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग 5 to 6 क्लास में इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। क्लियर? आप डीपली एक बार अगर समझ लोगे चीजों को, ठीक है, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, स्पीकिंग में भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप पैसिव में सेंटेंसेस बोलते हैं तो ठीक है, तो बहुत ही आराम से समझेंगे आप लोग। आराम से बिल्कुल ही समझते जाइए, देखते जाइए, और लास्ट में आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हैं। अगर साथ साथ आप नोट्स बना पाते हैं तो साथ साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, आप अपना नोटबुक लेकर बैठिए। अगर नहीं बना पाते हैं तो आप लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखो, नोट्स बनाइए, बट नोट्स बनाइए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। द क्वेश्चन इज, ये वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, बेसिकली लैंग्वेज में एक ही चीज को बोलने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे क्या हम लोग दो मेथड पे बात करेंगे। होता क्या है एक्चुअली में, पहले इसको एक लाइन में डिफाइन कर ले तो लिखा गया, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which represents, आप लोग साथ साथ देखिएगा, बोलिए साथ में, which represents the subject is, which represents the subject is either doer of the action or receiver of the action। देखिए, और receiver of the action। ठीक है, देखिए सर, आपको एक लाइन में क्या बोला गया कि वॉइस क्या होती है। आपसे पूछा जाएगा वॉइस होती क्या है, तो वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये होती क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको टेंस में ही बताया गया था कि टेंस भी वर्ब की फॉर्म ही होती है। वो वर्ब के फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को रेफर करते हैं। ठीक है ना, कोई भी एक्शन किस टाइम में हुआ वो हम बताते हैं टेंस के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली वॉइस भी क्या है सर, एक वर्ब का फॉर्म ही है। और ये वर्ब फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है ना, वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ठीक है, अभी डूअर एंड रिसीवर क्या होता है, आपको जैसे जैसे आगे बढ़े आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, एक वर्ब का फॉर्म होता है जो बताता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए, अब अगर वॉइसेस की बात करें तो आपका दो आप नेम जानते होंगे। ठीक है, एक आपका हुआ सर एक्टिव वॉइस, बोलिए सब लोग, क्या बोला गया, एक्टिव वॉइस। दूसरा बोला गया आपको पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये दो चीज। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपको बताया गया डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले एक बार एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देखकर समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कुछ बोलते हैं आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, जैसे लिखा गया ना, आई गॉट अ रिवॉर्ड। देखिए क्या बोला गया सर, आई गॉट अ रिवॉर्ड। यहां तक आप लोगों को समझ में है। ठीक है, या आई वॉज रिवॉर्डेड। देखिए, सबसे पहले ऐसे बोलते हैं, एक एग्जाम्पल आपको सामने लिख देते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, एक चीज आपको ये बोला गया। ठीक है, देखिए आपको पेशेंसली समझते जाना है। ठीक है, बहुत ही आराम से चीजों को समझते जाएंगे, लेकिन आपका लेवल बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल तक आप तैयार हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यूअसली क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो। ठीक है, द पुलिस अटेंडेड द थीफ, सॉरी अरेस्टेड द थीफ, ये बोला गया। और एक बोला गया द थीफ वाज अरेस्टेड। देखिए, दो तरीके से बोला गया, द थीफ वाज अरेस्टेड। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है सर, ये सेंटेंस में देखा जाएगा तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मतलब पुलिस ने चोर को क्या किया, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का काम किसने किया, पुलिस ने किया। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस सेंटेंस में बोला जा रहा है द थीफ वाज अरेस्टेड। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि थीफ को अरेस्ट करने का काम करेगा कौन, पुलिस। यहाँ पे अरेस्ट करने का काम है, इस पे फोकस किया जा रहा है। जैसे देखिए, अगर हम बोले ना कि मैंने आम खाया, सिंपल सा एग्जांपल,
आई एट अ मैंगो, ठीक है, या इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा आम खाया गया, ठीक है। दोनों बात बोलने का तरीका हिंदी में भी समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी से आप समझ पाए, ठीक है। मैंने आम खाया, ये एक एक्शन है, मैं बता रहा हूं कि ये एक्शन मेरे द्वारा किया गया, ठीक है। बोला गया आम खाया गया, ठीक है, किसने खाया ये अभी पता नहीं है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हम फोकस किस पे कर रहे हैं सर, डूअर पे। किस पे फोकस कर रहे हैं, डूअर पे। और दूसरे वाले में फोकस कर रहे हैं एक्शन पे। एक्शन क्या हुआ, एक्शन यहाँ पे हुआ द थीफ वाज अरेस्टेड, थीफ को अरेस्ट कर लिया गया, आम खाया गया, ठीक है। जैसे अगर हम बोले मैंने अखबार बांटे, ठीक है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यूज़पेपर, ऐसे बोला गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मैंने किया, लेकिन दूसरे तरीके से बोले अखबार बांटे गए, ठीक है, अखबार बांटे गए, द न्यूज़पेपर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे बोला गया। तो दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक में एक फोकस किया जा रहा है कि काम किसने किया, और दूसरे में काम पर ही फोकस किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक में क्या है सर, पहले वाला सेंटेंस में डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट, हम लोग डूअर को मोर इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिएगा आप लोग, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, इसमें काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट देन द डूअर, ऐसे बोल सकते हैं आप, देन द डूअर, डूअर से ज्यादा इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्शन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। और जैसे आपको बोला गया एक एग्जांपल, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बेसिकली कि ये जो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जो आप चेंज करते हैं ना, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव जो चेंज करते हैं, उसे हम एक नेम में बोल सकते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं सर, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, किससे से बना, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या होता है, इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर but the meaning does not change, but the meaning does not change, ठीक है। हो क्या रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर है। आप एक्टिव में किसी सेंटेंस को बोलते हैं या पैसिव में सेंटेंस को बोलते हैं, सेंटेंस का मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस पे पड़ता है सर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। यहां तक आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ कि फर्क किस पे पड़ रहा है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ये सब को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग इनफैक्ट वही तैयार हो रहा है, सिर्फ बोलने का तरीका बदल रहा है। यहां तक आप लोग समझे ना, ठीक है। इस वजह से देखिए, इसको हम दो स्टेटमेंट में लिखते हैं ना, तो वॉइस को क्या बोला जाता है, ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड, इट इज समटाइम्स कॉल्ड डायथेसिस। देखिए क्या बोला गया सर, डायथेसिस, आप लोग साथ में बोलिएगा, ठीक है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड डायथेसिस, कभी कभी इसको डायथेसिस के नाम से बहुत सारे ग्रामरियन इसको डायथेसिस ही बोलते हैं। डाया का मतलब होता है टू और थेसिस का मतलब स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट है, ठीक है। वॉइस क्या होता है, टू स्टेटमेंट होता है, एक आपका एक्टिव में और एक पैसिव में, इस वजह से इसको डायथेसिस के नाम से भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया। जैसे कुछ एग्जांपल आपके पास लिखा गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे लिखा गया फॉर एग्जांपल, आई एट a bread, I ate a piece of bread, ठीक है, ऐसे लिखा गया I ate a piece of bread, और लिखा गया a piece of bread was eaten, ठीक है। दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक लिखा गया आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक, और एक लिखा जा रहा है अ पीस ऑफ ब्रेड वाज ईटन। यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है, इस डूअर पे। इस सेंटेंस का डूअर कौन है, आई है ना, आई डूअर है, इस वजह से यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ, एक्टिव हुआ। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, अ पीस ऑफ ब्रेड वाज ईटन, यहाँ पे काम पे फोकस किया जा रहा है, वाज ईटन, क्या खाया गया, अ पीस ऑफ ब्रेड। लेकिन खाने का काम किसने किया है, अ पीस ऑफ ब्रेड ने। इसी पे एक्शन ये रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है सर, एक्शन ये रिसीव कर रहा है, लेकिन ये एक्शन क्या कर रहा है, डन कर रहा है। ये हुआ डूअर ऑफ द एक्शन, और यहाँ पे ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो जब रिसीवर ऑफ द एक्शन मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा बेसिकली, अगर वो पैसिव मोड में चला जाएगा, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है ना, तो वही स्टेटमेंट हमारा क्या है, पैसिव वॉइस पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस का डूअर एक्शन कर रहा है, वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही डूअर है बेसिकली, ठीक है, मतलब वो काम कर रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो एक नजर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए ना, ठीक है, कि क्या बोला गया। पहले वॉइस क्या होता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट इज
इधर डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन, यहां तक समझे? ठीक है। फिर बोला गया वॉइसेस को दो, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। ये एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव जो आप करते हैं उसे इनफैक्ट बोला क्या जाता है सर? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। हम लोग स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं बट मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल से देखिए। इट इज समटाइम्स कॉल्ड डायाथेसिस। डायाथेसिस इस वजह से, डाई का मतलब टू, थेसिस का मतलब स्टेटमेंट। एक्टिव एंड पैसिव दो स्टेटमेंट होती है, इसी वजह से इसे हम लोग डायाथेसिस के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक है। और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, जैसे आपसे बोला जाएगा ना कि अपने कोई तीन फ्रेंड का नेम लो, ठीक है, जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका नेम लेना है आपको। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसी फ्रेंड का नेम लेंगे जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना? इनफैक्ट ऐसा ही तो करेंगे आप लोग कि जो फ्रेंड आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका नाम आप सबसे पहले लेंगे, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, ऐसा चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से आप तीन। इसका मतलब है समझ में आया कि जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो रखी जाती है कहां पे? सेंटेंस में पहले। समझ गए? तो डूअर जब सेंटेंस में इंपॉर्टेंट होता है तो डूअर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाता है। क्लियर? ओके, यहां तक आप लोग समझ गए। और यहाँ पे क्या है? वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वर्क डन पहले होगा और डूअर बाद में होता है। काम करने वाला यहाँ पे पैसिव में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसिव में क्या इंपॉर्टेंट होता है? वर्क डन, किया गया काम इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से काम को पहले रखते हैं। और जैसे लिखा जाता है ना कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ऐसा आप बोलते हैं, तो काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, काम होना इंपॉर्टेंट है पैसिव में, इस वजह से इसको पहले रखते हैं। एग्जांपल आप समझ में आया कि जो चीजें आपके लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसे आप पहले रखते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आप एक्टिव एंड पैसिव को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्टिव में लिखा हुआ है, कौन सा पैसिव में। देखिए आप पेशेंसली क्लास को करते रहिए, ठीक है ना? अब जो स्टूडेंट्स जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग इसको भी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है ना? जब आप लास्ट तक क्लास अटेंड करेंगे तो आपको वॉइस का अच्छा लेवल समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है ना? आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको लगता है कि चलिए हमें वॉइस आता है, ठीक है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग क्लास से आप देखिए ना लास्ट लेवल तक जाते कहाँ तक पहुँचते हैं। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल, अभी सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा गया ना, आई इनवाइटेड हिम, ठीक है, he was invited by me, ठीक है, लिखा गया the man bought a bike, ठीक है, a bike was bought, ठीक है, फिर बोला गया सी टेक्स अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया अ कप ऑफ कॉफी हैज बीन टेकन बाय हर, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया, ठीक है। जैसे लिखा गया दी स्पीक इंग्लिश, ठीक है, और एक बोला गया इंग्लिश इज स्पोकन। चलिए 3-4 एग्जांपल बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव में लिखा हुआ है कि पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है, आप थोड़ा सा समझेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा गया आई इनवाइटेड हिम, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, बताइए एक्टिव है कि पैसिव है? काम मैंने किया ना, यहाँ पे डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट, डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये सेंटेंस क्या है सर? एक्टिव में लिखा हुआ है, एक्टिव को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर लिखा गया ही वॉज इनवाइटेड बाई मी, ही वॉज इनवाइटेड, क्या एक्शन ही कर रहा है? क्या ये ही काम कर रहा है कोई? ही एक्शन को रिसीव कर रहा है या यही डूअर है सेंटेंस का? खुद ही बताइए। तो एक्शन तो मी कर रहा है ना, आई के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, लेकिन ही क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ही वॉज इनवाइटेड बाई मी, इनवाइट करने का काम मैंने किया है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? पैसिव में लिखा गया, समझ रहे हैं ना? द मैन बाउट अ कार, कार किसने खरीदा? बाई किसने खरीदा? इस मैन ने खरीदा, मैन ही सेंटेंस का क्या है? डूअर है, इस वजह से सेंटेंस का क्या है? एक्टिव में लिखा हुआ, ठीक है। अब बाइक वॉज बाउट, देखिए बाइक खरीदा गया, किसने खरीदा? कोई भी मेंशन नहीं किया गया, क्या इंपॉर्टेंट हुआ? वर्क डन इंपॉर्टेंट हुआ, सेंटेंस क्या है? पैसिव में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग ना?
सी टेक्स अ कप ऑफ कॉफी, सी टेक्स, हु टेक्स अ कप ऑफ कॉफी, सी टेक्स अ कप ऑफ कॉफी, काम किसने किया, सी, मतलब सी सब्जेक्ट है और सेंटेंस का डूअर भी है, क्या लिखा गया, एक्टिव में है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अ कप ऑफ कॉफी हैज बीन टेकन बाई हर, ऐसा लिखा हुआ है। अ कप ऑफ कॉफी, काम पे फोकस किया जा रहा है, अ कप ऑफ कॉफी हैज बीन टेकन बाई हर। ठीक है, ये सेंटेंस क्या चला गया, पैसिव में चला गया, काम हर ने किया गया है। ठीक है, लेकिन उसको लास्ट में रखे, यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है, बर्कडन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश, बी। ठीक है, हम लोग इंग्लिश बोलने का काम करते हैं, ये सेंटेंस क्या हुआ, एक्टिव में, हम लोग एक्टिव है, लेकिन बोला जाएगा कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हूम, किनके द्वारा, हम ही लोग तो बोलते होंगे, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, इंग्लिश इज स्पोकन, काम पे फोकस किया जा रहा है कि इंग्लिश बोला जाता है। कौन बोलता है, बिल्कुल पता नहीं, जाहिर सी बात है बोलेंगे तो इंसान ही ना। ठीक है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस चीज में है, पैसिव में। समझ रहे हैं थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है जो। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, बस ये थोड़ा सा ये था। ठीक है, पहचानने का तरीका। ओके, चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे करते हैं। ठीक है, इनका क्या रोल होता है, क्लियर। ठीक है, अब आप खुद ही बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस बोलना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले ना, जैसे अगर हम बोले कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, एक एग्जांपल से फिर समझते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ा और एक बोला गया चोर पकड़ा गया, कौन सा सेंटेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है, खुद ही बताइए आप लोग। अगर बोला गया द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ और बोला जाएगा द थीफ वाज अरेस्टेड, कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। ऑब्वियसली सेकंड वाला सेंटेंस ज्यादा बेटर लग रहा है। देखिए, कम ही वर्ड में हम लोग बोल दिए कि थीफ वाज अरेस्टेड, और पकड़ने का काम, अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, पुलिस करेगा, ये अंडरस्टूड है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं द थीफ वाज अरेस्टेड। ठीक है ना, पता है कि वो क्रिमिनल इनकाउंटर कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, इनकाउंटर करेगा कौन सर, पुलिस ही ना करेगा, तो क्या बोलेंगे, द क्रिमिनल वाज इनकाउंटर्ड। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जो करते हैं, इसे इनफैक्ट बोला क्या जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार फिर से बोलिएगा। ठीक है, इसको बोला गया सर चेंज इन द स्ट्रक्चर, फिर से बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। फिर से बात करते हैं, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा बट मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, बीच में एक स्ट्रक्चर लिखा गया। आप एक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सा एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। यही तो होता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा यही होता है, जनरल स्ट्रक्चर मान के चले तो समझ रहे हैं आप लोग यहां तक ना। चलिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप तीन सेंटेंसेस का हम लोग बेसिकली बनाते हैं पैसिव। एक होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंपैरेटिव सेंटेंस। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको सीखते चलेंगे। ठीक है, जितना भी टेंसेज आप पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं सर असर्टिव सेंटेंस की। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग करते हैं कैसे एक्टिव टू पैसिव हम लोग असर्टिव सेंटेंस का चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस का बेसिकली देखा जाए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एक्टिव में जब ये लिखा हुआ होता है, ठीक है, एक्टिव में जब लिखा हुआ होता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस का मेन वर्ब और फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। यही तो हमारा होता। ये हुआ हमारा एक्टिव मोड में। किस मोड में, एक्टिव मोड में। ठीक है, जब आप इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे, जब आप इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे ना, तो इस सब्जेक्ट को उठाकर, आप इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सेंटेंस के पहले बिगिनिंग में लाना होगा। अब देखिए स्टेप समझिएगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले सेंटेंस के कहां पे लाना होगा, बिगिनिंग में लाना होगा, तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं। इस वजह से आप ही फिलहाल के लिए बोलते हैं इसे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, रटना एक अलग बात है, लेकिन आप चीजों को समझते हैं वो बहुत ही अलग बात है। क्लियर ना, आप रटकर ज्यादा दिन तक नहीं, क्या बोल सकते कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन पे आप फंस सकते हैं, लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। ठीक है, अभी देखिए सिंपल से एग्जांपल देंगे तभी आपको चीज समझ में आएगा। पहले यहाँ पे देखिए, पहले इस पहला स्टेप क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट
इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, इस वजह से अभी फिलहाल के लिए लिखे हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। दूसरा मिनिमम रिक्वायरमेंट पैसिव में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि पैसिव में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो वहां ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये चीज आप लोग समझ गए, ठीक है। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें जरूरत होती है एक प्रीपोजिशन की। किसकी जरूरत होती है? प्रीपोजिशन। और ये जो प्रीपोजिशन होता है हम लोग लिखते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन। देखिए क्या बोला गया सर? सुटेबल प्रीपोजिशन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रख लेते हैं कि पैसिव, रट लेते हैं इस चीज को कि पैसिव में हमेशा बाई का यूज होता है। अ मैंगो इज ईटन बाई हिम, ये बाई हिम, है ना, बाई हिम, बाई हर, बाई मी, ऐसा। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, हमेशा बाई का यूज नहीं होता है। विथ का यूज भी होता है, टू का भी यूज होता है, इन का यूज होता है, एट का यूज होता है। समझ रहे हैं ना? बहुत सारी 3 4 5 प्रीपोजिशन का यूज होता है, देखेंगे कैसे कैसे यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट हो गया सुटेबल प्रीपोजिशन, और लास्ट में जो होता है ना, ठीक है, लास्ट में जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? जिसके द्वारा काम किया जाएगा। ये आप डूअर बोलिए, जो काम करता है उसी को तो हम लोग एजेंट बोलते हैं, जिसके द्वारा काम किया गया, या उसे हम लोग डूअर के नाम से जाने। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ ना, ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ हमारा पैसिव का। आप स्ट्रक्चर को पहले आसानी से समझे कि नहीं? एक जो हमारा असर्टिव सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक देखिए हम टाइम ले रहे हैं, बट जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। फिर अगर पैसिव बनाने की जरूरत है तो पैसिव बनाने की इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे उठा के रखा गया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जाता है, तो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। उसके बाद हमें प्रीपोजिशन चाहिए, तो प्रीपोजिशन सिर्फ बाई नहीं चाहिए, सुटेबल प्रीपोजिशन चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो चाहिए। उसके बाद सेंटेंस का एजेंट, ठीक है, जो काम करने वाला होगा उसको हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 2 न्यू पॉइंट आपको समझ में आया, एक चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब और एक सुटेबल प्रीपोजिशन। ये क्या होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस सुटेबल प्रीपोजिशन की, ठीक है ना। इस सुटेबल प्रीपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले वाई, सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट यूज होने वाला क्या है? बाई प्रीपोजिशन, ठीक है। बाई किसके साथ होगा? जब हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, जब कोई भी एक्शन किसी लिविंग बीइंग के द्वारा किया जाएगा तो हम लिखेंगे बाई, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे अ लेटर इज रिटन बाई हर, क्लियर, सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया गया। अगर विथ का भी यूज होगा तो विथ का यूज हम तब करेंगे जब एक टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात की जाएगी। क्या बोला गया? टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी। देखिए सारे चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी, बस अभी देखते जाइए आप लोग, ठीक है। इन का यूज भी करते हैं हम लोग जब एक मीडियम की बात होती है, ठीक है, एक मीडियम की बात होती है, ठीक है। एट का यूज करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको लिख देते हैं कुछ समथिंग, ठीक है। देखिए जब एग्जाम्पल पे आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे ऐड हो रहा है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होता है, ठीक है। हम लोग टू का यूज कभी करते हैं इसमें पैसिव बनाते टाइम, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे लिखा गया नो होता है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्ट होता, ठीक है, नो हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, कन्फाइन होता है, ठीक है, मैरी होता, क्लियर। ये सब वर्ब्स है जिसके साथ हम लोग पैसिव में टू का यूज करते हैं। तो ये 4-5 प्रीपोजिशन हम लोग क्या करते हैं? पैसिव बनाते टाइम यूज करते हैं, सिर्फ बाई का यूज नहीं होता है। हाँ ये भी बात सच है कि प्रोमिनेंटली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रीपोजिशन है वो बाई ही है, बट ये बोल देना कि सिर्फ बाई का ही यूज होता है, ये बोलना गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये चीज आप लोग समझ के, सुटेबल प्रीपोजिशन में बाई भी आ सकता है, विथ, इन, एट, टू, किसकी जगह पे? लिविंग बीइंग के लिए बाई, टूल और इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ, ठीक है। जैसे आप क्या लिखते हैं? आप पेन के साथ, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है, तो क्या लिखते हैं? आई रोट अ लेटर विथ अ पेन, ऐसे बोला गया, विथ अ पेन, क्लियर। इन हो गया मीडियम के लिए, एट समथिंग, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, और नो, रेस्ट्रिक्ट, इस टाइप का वर्ब। चलिए चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है ना, कि कुछ भी हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस का हो, डू हो, डज हो, हैज हो, हैव हो, इज, एम, आर, कुछ भी सेंटेंस में लिखा गया। अब टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे कैसे, तो जब भी हम उसको पैसिव बनाएंगे ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट, आप इसको समझिए कि जब भी आप सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वर्ब का बी फॉर्म। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म? बी फॉर्म, और इसके साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब पैसिव बनाते टाइम हमें वर्ब के बी फॉर्म, किसी ना किसी फॉर्म में हमको कौन सा फॉर्म चाहिए? वर्ब का बी फॉर्म चाहिए, और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म ऐड करेंगे? थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, तभी हमारा सेंटेंस का क्या बनेगा सर? पैसिव बनेगा। अब इस बी फॉर्म की बात करें ना, तो बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगा कि क्या होता है? इज, एम, आर, ठीक है। पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज एंड वर, ठीक है। परफेक्ट थर्ड फॉर्म क्या होता है? वील, और फिर आईएनजी फॉर्म क्या होता है? विंग। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला जा रहा है? मतलब कि
पैसिव बनाएंगे सेंटेंस का और उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बी या खुद बी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? समझ रहे हैं आप लोग? प्रोमिनेंटली एकदम क्या होगा, कोई ना कोई बी का फॉर्म आएगा। जब आप प्रेजेंट में पैसिव बना रहे होंगे तो इज, एम, आर की जरूरत होगी, ठीक है ना, इज, एम, आर की जरूरत होगी या बीन की जरूरत होगी। कैसे कैसे जरूरत होगी वो आपको समझ में आएगा। अगर पास्ट में बना रहे होंगे तो वॉज, वर का जरूरत होगा, अगर कॉन्टिन्यूस में बना रहे होंगे तो बीन का जरूरत होगा, अगर परफेक्ट में बना रहे होंगे तो जैसे अगर लिखा जाएगा ना, आई हैव रिटेन अ लेटर, सिंपल से आई हैव रिटेन अ लेटर, क्या बोलेंगे? अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय मी, अ लेटर हैज बीन, जरूरत पड़ी कि नहीं बीन की पैसे बनाते टाइम? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आया? क्लियर कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है? ऑब्जेक्ट, चेंज, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि बी फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं तभी हमारे सेंटेंस का क्या बनता है सर? पैसिव बनता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टेंस, वन बाय वन टेंस के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? आप लोग साथ में देखिए और समझते जाइए, ओके? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर तैयार करते जाते हैं और हम लोग बनाते जाते हैं, आप लोग साथ साथ बोलिएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे देखिए, सबसे पहले जो जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया कि टेंसेज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बेसिक लेवल वाला वॉइस पैसिव कर सकते हैं, ठीक है? देखिए तो टेंसेज एक लिखा गया आपका एक्टिव वॉइस में, क्या बोला गया? जो टेंस का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है क्या? इनफैक्ट एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ होता है। इसको हमें करना है क्या? पैसिव वॉइस में, ठीक है? इसे हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज की? प्रेजेंट एंड डेफिनेट की, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, क्लियर? आप लोग साथ में देखते जाइए। सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनेट बताइए, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या तो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? सिंगुलर प्लूरल हुआ, क्लियर? और क्या करते हैं इसमें हम लोग डू या डज का यूज करते हैं, डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यही तो करते हैं ना। असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है अभी, क्लियर? तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे ना, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो अभी आपको बताया गया कि पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? फॉर्म बी फॉर्म, और बी फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पैसिव बनाने के लिए आपको वर्ब का चाहिए बी फॉर्म, और बी फॉर्म का प्रेजेंट में फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। इसका मतलब जब आप प्रेजेंट एंड डेफिनेट का पैसिव चेंज करेंगे ना तो आपको इज, एम, आर की जरूरत होगी, और वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म जोड़ देंगे? थर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देकर आपको समझ में आएगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा गया ना, ठीक है, ही किल्स एन स्नेक, ठीक है? आप ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल को, ही किल्स अ स्नेक, ये बोला गया, ठीक है? बताइए सेंटेंस का पैसिव बनाना, ये आपका एक्टिव में लिखा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है? आपको इसको पैसिव बनाना है तो मिनिमम रिक्वायर पहले क्या करना है? इसको, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, ठीक है? क्या लिखा जाएगा? अ स्नेक। अब बताइए स्नेक के अकॉर्डिंग आपको, देखिए पैसिव बनाते टाइम आपको क्या चाहिए? मिनिमम बोला गया बी फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करना है, ठीक है? तो बी फॉर्म का क्या होता है? इज, एम, आर प्रेजेंट में। स्नेक के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? इज, एम या आर, खुद ही जानते हैं आप लोग। स्नेक के इज ही लिखा जाएगा, और स्नेक इज, बताइए किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड। देखिए हमें पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वर्ब के बी फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर है ना सर? ठीक है, तो स्नेक इज किल्ड। अब बताइए यहाँ पे एजेंट प्रीपोजिशन की जरूरत है बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। यहाँ पे आप लोग, इसको कोई दिक्कत है कि इसमें कोई दिक्कत? देखिए जब ही को सेंटेंस के लास्ट में ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में लिखा जाएगा ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ऐसे भी जब भी प्रीपोजिशन लिखा जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है? जैसे अगर हम बोले आई, तो आई सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? हीज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस बताइए? हर होता, ठीक है? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम हो जाएगा। ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट ही होगा। चलिए ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हम फिर एक एग्जांपल लेना कि एन एरो kills a snake, ये बोला गया आपको, kills a snake। बताइए क्या होगा? सेंटेंस का पैसिव। बस सेम काम करेंगे, इसको इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे रखिए, क्या लिखा जाएगा? अ स्नेक। फिर से स्नेक के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। अ स्नेक इज, किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड। अ स्नेक इज किल्ड बाय एन एरो, सॉरी, हाँ ठीक है, बाय एन एरो।
कोई दिक्कत क्या? बताइए। ऊपर वाला सेंटेंस का बना स्नेक इज किल्ड बाय हिम, और यहाँ पे लिखा गया स्नेक इज किल्ड बाय एन एरो, सिर्फ एरो था तो एरो लिख दिए। बताइए कोई दिक्कत सेंटेंस में? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ध्यान से देख रहे थे वो एक चीज समझ गए कि सर यहाँ पे आप बाई लिखे, ये गलती कर दी है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिविंग बीइंग था, एक डूअर था, इस वजह से हम लोग लिखे बाय हिम। लेकिन जब एरो की बात करेंगे तो एरो कोई इंसान नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है सर? इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे विथ बाई का यूज ना करके हम लोग क्या इसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। क्लियर? तो पैसिव हमारा तैयार होगा, एंड स्नेक इज किल्ड विथ एन एरो। क्लियर? विथ एन एरो, इंस्ट्रूमेंट की बात की गई इस वजह से विथ। तो ये रट लेना कि सिर्फ पैसिव में हम लोग बाय का यूज करते हैं, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया आई नो यू, देखिए आई नो यू ये लिखा गया। बताइए सेंटेंस का पैसिव क्या होगा? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, क्या बनेगा? यू के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? इज एम आर में बिल्कुल कैसे ठीक बोल रहे हैं, यू के अकॉर्डिंग आर ही लिखेंगे। यू आर, नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? यू आर नोन बाई मी। सही है? फिर से गलत किए सर, अभी तो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि नो के अकॉर्डिंग हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग सही क्या बोलेंगे सर? नोन टू मी। क्लियर? तो ये बस आपको जस्टिफाई हो गया ना कि हमेशा सिर्फ बाई का यूज नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा बात था कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे तो विथ का यूज किए। ठीक है, एक ठीक है ना, एक यहाँ पे क्या एक कुछ वर्ब्स होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्ब जिसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले ना, जैसे कि और एग्जाम्पल आपको दिया गया, सॉरी, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया आपको ही, जैसे सिंपल राम मैरिज सीता ऐसे लिख दी। ठीक है, राम मैरिज सीता ऐसे बोला गया। ठीक है, बताइए क्या बनेगा इस सेंटेंस का? देखिए मैरी एक ऐसा वर्ब है ना, जब आप ये एक्टिव में लिखते तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब ये सेंटेंस का पैसिव बनता है ना, तो पैसिव बनाते टाइम सीता इज मैरी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मैरिड टू राम। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम मैरी का पैसिव बनाते हैं तब यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, और एक्टिव में इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। क्लियर? तो आप लोग समझ गए कि कैसे सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट आप लोगों को समझ में आया। अब वन बाई वन हम लोग सारे टेंसेज को, जो 12 टेंसेज है ना, उसको सब एक एक करके आप देखते जाते हैं। देखिए आप क्लास को छोड़िए नहीं, ठीक है, आप कंसिस्टेंसी के साथ देखते रहिए क्लास को, अपना समझते जाइए। लास्ट में हम सबको एक जगह करेंगे, तब आपका माइंड बिल्कुल ही आराम से, ठीक है, सेट हो जाएगा आपका माइंड सेट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनेट का चीज समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम दूसरा आ जाए, चलिए ये भी मिटा दें, इसका भी कोई जरूरत नहीं है ना, आई थिंक समझते हैं सब लोग, इतना तो जानते ही हैं। अरे क्या लिख दिए थे? ही का क्या लिखा गया था ऑब्जेक्टिव केस? ही का हिम होना चाहिए था आई थिंक। ठीक है, एक तो हिज लिख दिए थे मे भी। चलिए वो छोटी सी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे आते हैं, हो जाता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक में भी। क्लियर? अब देखिए सर, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। ठीक है, बताइए कॉन्टिन्यूअस में आप लोग क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यही तो यूज किया जाता है ना। क्लियर? एक्टिव में जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यू आर वॉचिंग अ लेक्चर, यू आर वॉचिंग द लेक्चर, आई एम टीचिंग वॉइसेस, ऐसी तो बनेगा ना सेंटेंस। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होगा। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव बनाने के लिए बताइए, अभी बताया गया कि बी फॉर्म तो चाहिए ना हमें, बी फॉर्म तो चाहिए हमें। तो जब इज एम आर ऑलरेडी बी फॉर्म है प्रेजेंट का, तो इसको हम इज एम आर ही छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला जा रहा है? जो इसमें इज एम आर कोई नहीं था, इस वजह से हमें बी फॉर्म के लिए इज एम आर लाना पड़ा, लेकिन इसमें ऑलरेडी है, इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद बी का देखिए आईएनजी फॉर्म है ना, तो आईएनजी फॉर्म होने के लिए हमें बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? बी। अभी बताया गया था आपको बी का फॉर्म, बिना बी फॉर्म के आप पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इफेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो इज एम आर, फिर बीइंग का, लेकिन फिर दूसरा बताया गया एक चीज की वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज पैसिव में कोई भी सेंटेंस लिखा गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, लिखा जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए यहाँ तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल I am teaching English, ऐसे बोल दिया जाए। ठीक है, I am teaching English, सेंटेंस एक्टिव में है, कोई दिक्कत नहीं ना। I am teaching, am इज एम आर, एम लिखा गया, टीचिंग आई एन जी फॉर्म लिखा गया, इंग्लिश। I am teaching what?
व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया सर, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको उठाकर आप सब्जेक्ट की जगह पे रखिए, पैसिव बनाते टाइम क्या लिख जाएगा, इंग्लिश। बताइए इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप इज एम आर में क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे ऑब्वियसली, इंग्लिश इज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखिए वो आपका आईएनजी फॉर्म था, तो आईएनजी फॉर्म को लिए हमें क्या, बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या कर देंगे, इंग्लिश इज बीइंग। समझ रहे हैं ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए आपको बी का फॉर्म किसी फॉर्म में चाहिए, या तो बी का इज एम आर चाहिए, वॉज वर चाहिए, बीइंग चाहिए, बीइंग चाहिए। क्लियर, तो आईएनजी फॉर्म था, इस वजह से बी का आईएनजी फॉर्म लिखा गया, तो इंग्लिश इज बीइंग। उसके बाद जो मेन वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, तो टीचिंग का, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाउट। ठीक है, टाउट कौन पढ़ा रहा है, मी। बाई के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, बाई और मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, तो इंग्लिश इज बीइंग टाउट बाई मी। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर तैयार हुआ जो सब हम लास्ट में एक साथ करेंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए, चलिए एक और बढ़ते हैं आगे। फिर आते हैं हम लोग सर प्रेजेंट परफेक्ट पे। किस पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर, हैज हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं आप लोग, थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे ना, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे बेसिकली, तो क्या करेंगे, हैज हैव तो रहेगा ही, हैज हैव तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट एक्शन के लिए देखिए टेंसेज पे भी कमांड है ना आपको, तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। ठीक है, टेंसेज में आपको बहुत सारा क्लू बताया गया। ठीक है, तो परफेक्ट एक्शन के लिए आपको हैज एंड हैव का फॉर्म चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, हैव फॉर्म, तो हैज हैव तो लिख दिया गया। दूसरा रिक्वायरमेंट, हम पैसिव बना रहे हैं ना सेंटेंस का, तो पैसिव बनाने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है वर्ब का बी फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बताइए हैज एंड हैव के साथ, हैज एंड हैव के साथ अगर बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, हैज एंड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इनफैक्ट बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। इसी वजह से हैज बीन एंड हैव बीन। और मिनिमम रिक्वायरमेंट एक और है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये आपका बन जाएगा पैसिव। समझ गए ना आप लोग। ठीक है, जब हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो उधर सिर्फ हैज हैव तो रहेगा, सिर्फ बीच में एक बीन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, बीइंग ऐड हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम लिखा गया, ही हैज रिसाइटेड द स्टोरी। बताइए, ही हैज रिसाइटेड व्हाट, ही हैज रिसाइटेड व्हाट। ठीक है, द स्टोरी को उठाकर आप पहले कीजिए। पहले ये चीज आपको लोग समझ में आ रहा है ना कि एक्शन जब ही कर रहा है, सर डूअर है, तो सेंटेंस एक्टिव में है। इसका हमें क्या करना है, पैसिव करना। पैसिव करने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे पहले रखिए। क्या लिखा जाएगा, द स्टोरी। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको, द स्टोरी लिख दिया गया। ठीक है, अब बताइए द स्टोरी के अकॉर्डिंग भी तो हैज ही यूज करेंगे। क्लियर, हैज यूज किया गया, लेकिन आपको फिर क्या चाहिए, बीन चाहिए। तो द स्टोरी हैज बीन। कोई दिक्कत यहां तक। रिसाइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड। रिसाइटेड ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लिख दीजिए रिसाइटेड। ठीक है, तो द स्टोरी हैज बीन रिसाइटेड, कौन सुनाया, ही, बाई हिम। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए एक और इसमें प्रेजेंट का बचा हुआ है आपका टेंस, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बताइए इसमें बात करते हैं थोड़ा सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताइए इसमें क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर में, ये सब तो पता होगा ना आपको। टेंस वाला हैज हैव के साथ हम लोग बीन यूज करते हैं ऑलरेडी। इसमें हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों तैयार होता है, टेंस में सब कुछ बताया हुआ है। क्लियर। चलिए अब देखिए इस सेंटेंस का जब आप पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव बनाते टाइम क्या करना होगा, हैज एंड हैव तो लिखना होगा आपको, हैज एंड हैव तो लिखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, बीन है तो बीन तो ऑलरेडी हटा नहीं सकते, बीन तो लिखना ही पड़ेगा। अब बताइए, अभी आपको बताया गया कि कॉन्टिन्यूअस, जब आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन का पैसिव बनाएंगे तो आपको बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए होगा, बीइंग। बी का आईएनजी फॉर्म क्या चाहिए होगा, बीइंग। तो यहाँ पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको बीइंग चाहिए ना, तो हैज बीन बीइंग, हैज बीन बीइंग, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, बताइए सेंटेंस सही बनेगा। क्या आप एक ही सेंटेंस में दो दो बी का फॉर्म यूज कर सकते हैं, बीन भी और बीइंग भी? इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये तो सही है, इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये सेंटेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी एक्शन है उसका पैसिव नहीं बन सकता। नो पैसिव का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता, रीजन आपको समझ में आया, क्योंकि एक्टिव का स्ट्रक्चर में हमको हैज बीन हैव बीन लिखना है
और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि बी का कोई फॉर्म चाहिए। चूंकि आईएनजी फॉर्म है तो बी का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग, तो हैज बीन के बाद आप लिखेंगे बीइंग। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो सही है, लेकिन बताइए कि एक ही सेंटेंस में बी का दो फॉर्म, एक बीन भी और बीइंग भी, क्या यूज करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन का नो पैसिव, इस सेंटेंस का आप क्या नहीं कर सकते सर? पैसिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इस सेंटेंस का आप पैसिव नहीं बना सकते। यहां तक आप लोग समझ गए, ठीक है। प्रेजेंट का हमारा चारों स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। कि जब आप प्रेजेंट एंड डेफिनेट में बात करेंगे तो इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे, ठीक है। इधर इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो इज एम आर बीइंग ऐड किया गया, ठीक है। इसमें बीन ऐड किया गया। देख रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में एक्चुअली में पैसिव इज नथिंग बट एडिशन ऑफ V3 फॉर्म विद द B फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। B फॉर्म के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ आप सेंटेंस बनाते हैं ना, वही हमारा क्या बनता है? पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है। यहां तक आप लोग समझ गए ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, पहले सारा स्ट्रक्चर एक साथ तैयार कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए होगा क्या ना, जैसा अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता ना, जैसे यहाँ पे लिखा हो रहा था पैसिव में क्या हो जाता है, यहाँ पर डिड हो जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना। जैसा अगर हम लिखे कि ही राइट्स अ लेटर तो लिखा जाता है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। लेकिन अगर बोल दे ही रोट अ लेटर तो सिर्फ हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। इज एम आर सिर्फ वाज में चेंज हो जाएगा, यही तो मिनिमम है ना। चलिए तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं किस पे? पास्ट पे, ठीक है। ओके देखिए पहले क्या करते हैं ना कि सबका स्ट्रक्चर एक साथ बना लेते हैं, ठीक है, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जब हम लोग एग्जाम्पल देंगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ओके तो एक मिनट रुकिए, हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइम भी थोड़ा बचेगा। ओके तो एक नज़र देखिए फिर प्रोसीड। ओके हम लोग सारा स्ट्रक्चर देखिए तैयार कर चुके हैं, ठीक है। आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट कुछ नहीं, आप आसानी से समझिए ध्यान से क्या है जो। देखिए क्या किया हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है। आपको पता है कि 12 टेंसेज होता है ना, 12 टेंसेज होता है, ठीक है। 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन एंड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को जब हम कंबाइन करते हैं तो 12 तरीके का टेंस बनता है आपका, ये आपको पता होगा बेसिकली। वही आपका 12 तरीके का फॉर्मेट बनाया गया है। देखिए ये जो ऊपर वाला फॉर्म है ना, एक बॉक्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर है वो एक्टिव लिखा गया और नीचे वाला क्या लिखा गया? पैसिव, ठीक है। बस एक स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देते हैं, ऐसे कुछ है नहीं, जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव है लिखा हुआ है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, सिमिलरली ऐसे ही है ना। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनेट में क्या होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट की बात करें तो आपको क्या डू एंड डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है, या डायरेक्टली आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, यही ना यूज करते हैं। मतलब मिला जुला कर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं किसमें? प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। जब उस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर कि आपको बी फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बहुत आराम से चीजों को समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा टेंस वाला आप जितना भी वॉइस है आज सीख जाएंगे, ठीक है। बी फॉर्म के साथ क्या थर्ड फॉर्म चाहिए। प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट का बी फॉर्म क्या होता है? इज एम आर। इस वजह से प्रेजेंट एंड डेफिनेट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया? थर्ड फॉर्म। ये यूज किया जाएगा तो हमारा पैसिव बनेगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल देके समझते जाएंगे चीजों को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपके लिखा गया सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अभी इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, बताइए क्या होगा? पहले इसको उठाकर आप सेंटेंस के पहले करेंगे, क्या बनेगा? अ सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग, सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे पैसिव में? इज। अ सॉन्ग इज। सिंग का थर्ड फॉर्म चाहिए ना आपको, तो सिंग सैंग संग होता है ना, क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग इज संग बाई। सी का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा सर? हर। कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल आसानी से है ना। अ सॉन्ग इज संग बाई हर। चलिए अब आते हैं दूसरा, कॉन्टिन्यूअस पे बढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, एक्टिव में जब आप सेंटेंस को बनाते हैं तो कैसे बनता है? इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बिल्कुल लिख के दिखा देते हैं, आप क्या बोलेंगे? अब देखिए क्या करेंगे ना, हम लोग एक ही सेंटेंस का 12 फॉर्म तैयार करते हैं। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लिखा हो, इसको कॉन्टिन्यूअस में लिखे। कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लिखा गया ना, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत है क्या आपको? सी सिंगिंग अ सॉन्ग लिखा जाएगा, ठीक है। अब बताइए सेंटेंस का आपको पैसिव बनाना है, सी सिंगिंग अ सॉन्ग का आपको पैसिव बनाना है, क्या बनाएंगे आप लोग? सिमिलरली अ सॉन्ग को पहले कीजिए। देखिए पैसिव बनाते टाइम इज एम आर को इज एम आर ही रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी बी का फॉर्म है, तो इज एम आर ही रह जाएगा। आईएनजी फॉर्म है, इस वजह से हमको बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए सर? बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, इस वजह से बी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया। यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। समझ रहे हैं? तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग।
तो बीइंग लिख दिए। तो अ सॉन्ग इज बीइंग, फिर से हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, हमेशा एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बीइंग संग हो गया, बीइंग संग बाय हर। कोई दिक्कत है क्या? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। चलिए अब आते हैं परफेक्ट में, ये दोनों समझ गए। परफेक्ट में पढ़ते हैं सर, तो परफेक्ट में क्या लिखते हैं आप? हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग हैज, देखिए क्या बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे सर? सी हैज, देखिए सी हैज संग अ सॉन्ग, ऐसे वो बोलेंगे ना, सी हैज संग अ सॉन्ग। परफेक्ट स्ट्रक्चर बताइए, इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रखिए, सेम चीज। अ सॉन्ग हो गया, हैज तो हैज ही छोड़ना पड़ेगा आपको, अ सॉन्ग हैज ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बी, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट एक्शन में वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट एक्शन में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। बी का थर्ड, देखिए सबके पीछे लॉजिक है, आप रट कर बैठेंगे वो बात अलग है, लेकिन हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक काम करता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बीन यूज करेंगे तो क्या यूज होगा? अ सॉन्ग हैज बीन, समझ गए क्यों हुआ बीन? जो अ सॉन्ग हैज बीन, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आई थिंक, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इस वजह से इज एम आर, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं इस वजह से बीइंग यूज किया गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इस वजह से बीइंग यूज किया गया। चलिए एक और आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है। ये सबको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आपको और दे देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या लिखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए आपका पूरा 12 का पूरा टेंस यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हम बोल दें मॉर्निंग, सुबह से, तो क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बताइए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फिर भी अ सॉन्ग ही है ना? क्या है? अ सॉन्ग है। सी हैज बीन सिंगिंग व्हाट? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग को सेंटेंस के पहले कीजिए। अ सॉन्ग हैज बीन तो हैज बीन लिखना पड़ेगा। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ना, तो आईएनजी फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बीइंग यूज करेंगे। तो बीइंग यहाँ पे लिखना होगा बीइंग, ठीक है। संग थर्ड फॉर्म यूज करना है, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग बाय हर, ठीक है। और बाकी जो है लिखना पड़ेगा। बताइए कोई दिक्कत है सेंटेंस में? बिल्कुल दिक्कत हुआ सर। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बी एंड बीइंग, दो बी का फॉर्म सेंटेंस में एक साथ आ रहा है, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है और एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही वर्ब का दो फॉर्म सेंटेंस में यूज हो? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस का पैसिव बनाना 100% गलत हुआ। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बना सकते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बना सकते, तो आप इसका भी पैसिव नहीं बना सकते हैं। मतलब कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन का पैसिव नहीं बना सकते। ये भी पैसिव नहीं बन सकता, तो ये भी पैसिव नहीं बन सकता। उससे भी हम लोग आएंगे क्यों नहीं पैसिव बन सकता जो, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग प्रेजेंट वाला समझ में आया, ठीक है। प्रेजेंट वाला आपको समझ में आया ना? देखिए यहाँ पे हम लोग इज एम आर बी का फॉर्म यूज किए, यहाँ पे बीइंग यूज किया गया, यहाँ पे बीन यूज किया गया, इसका तो नो पैसिव। चलिए अब आते हैं पास्ट पे, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? सी sang a song। देखिए सी sang a song, सिर्फ हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह पे क्या कर दिए सर? सेकंड फॉर्म यूज कर दिए, सेम ही चीज, ठीक है। बताइए फिर सेम फंडा अपनाइएगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे कीजिए। क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। अ सॉन्ग। बताइए संग अपने आप में वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट एंड डेफिनेट, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज एंड वर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रेजेंट में इज एम आर, तो पास्ट में जाने के बाद यही बी का फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज एंड वर। तो बताइए अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग वाज या वर? ऑब्वियसली वाज यूज करेंगे। अ सॉन्ग वाज, इसको वाज बोलते हैं, ठीक है। अ सॉन्ग वाज, ठीक है, संग बाय हर। कोई दिक्कत है क्या? अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, ईज की जगह पे सिर्फ वाज हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो देखिए सिर्फ इज एम आर की जगह पे क्या हो रहा है? वाज वर हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से बीइंग तो लिखना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेम ही चीज है सर। सिर्फ इज एम आर की जगह पे क्या करना है आपको? वाज वर। बस 2 मिनट में लिख देते हैं। जैसे लिखा गया सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसे लिख दिया जाता है इसी सेंटेंस को। तो सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। बताइए क्या बनाते हैं आप लोग? बताइए खुद ही। अ सॉन्ग वाज तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बीइंग लिखना है, आईएनजी फॉर्म बीइंग लिखना पड़ेगा ना। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। तो दिक्कत क्या? कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक मिटा दे, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब परफेक्ट एक्शन पे आएंगे, परफेक्ट एक्शन पे। तो परफेक्ट एक्शन में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? सी हैड
थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, ये बनेगा आपका सेंटेंस। फिर से इसका पैसिव बनाइए, अ सॉन्ग हैड बीन, ठीक है, हैड है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, बी का फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म, इस वजह से बी का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, तो बी का थर्ड फॉर्म इनफैक्ट होता क्या है, बीन होता है, यही ध्यान देने वाली बात है, और कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी फंडा नहीं, आप लॉजिक बी फॉर्म का समझ गए ना, आप हो गए टेंस वाले पैसिव में मास्टर, क्लियर। तो हैड बीन हो गया, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग बाई हर, हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। आपको लॉजिक समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे बीन तो लिखा गया है सर, फिर आगे हम पैसिव बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से हमको बी का आईएनजी फॉर्म मतलब बीइंग भी लिखना होगा। इसका मतलब जब दो दो बी का फॉर्म आ जाएगा तो ये क्या सही है? आप एक ही फॉर्म का दो दो फॉर्म एक ही सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? ये गलत हुआ। इसका मतलब ना प्रेजेंट का ना बन सकता है, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बन सकता है। क्लियर? चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। अब आते हैं फ्यूचर वाले स्टेप पे, ठीक है? थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको देखते हैं, बस 10-15 मिनट को और है। देखिए जैसा अगर हम बोलते हैं सर फ्यूचर में, इसी सेंटेंस को फ्यूचर बनाइएगा तो क्या लिखेंगे? सी विल सिंग अ सॉन्ग। इसमें कोई दिक्कत है क्या? यही तो बोलेंगे ना, सी विल सिंग अ सॉन्ग। बताइए पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? बताइए, खुद ही बोल रहे हैं, सब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे कीजिए। अ सॉन्ग, बिल तो बिल ही लिखना पड़ेगा। फिर देखिए आपको बी का फॉर्म चाहिए ना, एक बी का फॉर्म चाहिए, तो बताइए बी लाइन साल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म इनफैक्ट होता क्या है? बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म इनफैक्ट खुद बी ही होता है। यही समझना है आपको कि बी फॉर्म का जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है? खुद बी ही तो होता है ना। बी लाइन साल के साथ जो आप ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ये बेस फॉर्म है, तो बी फॉर्म का बेस फॉर्म खुद बी हुआ, इस वजह से सॉन्ग बिल भी लिखना पड़ा। क्लियर? और फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, अतः सॉन्ग विल बी संग बाई हर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये समझ में आ गया, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सी विल बी लिखना होगा, विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। टेंस वाला स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, ये तो पता ही होगा। देखिए टेंस वाला स्ट्रक्चर जिनको पता है उन्हीं के लिए ये क्लास है, ठीक है? अगर नहीं पता तो पहले आप टेंस समझ लीजिए आसानी से। क्लियर? चलिए आगे आइए। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाने बोला तो आप क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे अ सॉन्ग। बिल भी है तो बिल भी तो लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल भी। लेकिन आपको एक जरूरत पड़ेगी बीइंग की। किसकी जरूरत पड़ेगी? बीइंग। क्यों? क्योंकि एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस एक्शन मतलब बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है, ठीक है? तो अ सॉन्ग विल बी बीइंग हो गया। अ सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाई हर। बताइए ये सेंटेंस लिखना सही हुआ? फिर से आप ऑब्जर्व करेंगे, सर आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना? अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो बी के साथ बीइंग लिखना गलत हुआ, मतलब दो दो बी का फॉर्म फिर से लिखा, सॉन्ग विल बी बीइंग, बी और बीइंग दोनों लिखा गया, ये भी गलत हुआ। इसका मतलब कि ये सेंटेंस का पैसिव बनाना भी क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए? मतलब टोटल 12 टेंसेज में से हम लोग पैसिव जो बनाते हैं वो सिर्फ कितने का बनाते हैं? 8 का ही बनाते हैं। 8 टेंसेज का हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, 4 का नहीं, 4 का नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता? जो आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि जब भी हम उस सेंटेंस का पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं उसमें बी का 2-2 फॉर्म आ जाता है, और एक ही वर्ब का 2-2 फॉर्म किसी सेंटेंस में लिखना इररिलेवेंट है। ठीक है ना? वो रॉन्ग है बेसिकली, इस वजह से। चलिए यहां तक एक और आपका बचा हुआ है परफेक्ट, इसको भी लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए बताइए क्या बनेगा स्ट्रक्चर, खुद ही बनाइए इसी सेंटेंस को। सी विल हैव लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, यही बनेगा ना? बनाइए इसका पैसिव, जल्दी से बनाइए। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे अ सॉन्ग, हो गया सॉन्ग। विल हैव तो विल हैव ही लिखना पड़ेगा, अ सॉन्ग विल हैव। अब बताइए आगे की रिक्वायरमेंट क्या है? आगे की रिक्वायरमेंट है बी की फॉर्म, और विल हैव के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और बी का थर्ड फॉर्म इनफैक्ट क्या होता है? बीन होता है। यही बीन यहाँ पे लिखा गया, विल हैव के साथ वर्ब का बीन। ठीक है, तो यहाँ पे बीन लिख दिए, और फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए आपको पैसिव बनाने के लिए, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। ठीक है, और बाई हर। कोई दिक्कत क्या? तो सेंटेंस बनेगा सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। ये आपका पैसिव बन गया, और इसका नो पैसिव। क्लियर? तो कितने का हम लोग पैसिव बनाए? सिर्फ 12 टेंसेज में से 8 टेंसेज का पैसिव बना। किसका नहीं बना? तो जितना भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसका पैसिव नहीं बनाते हैं। और दूसरा एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बना? क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक बी का फॉर्म होता है, और जब बी का फॉर्म होता है इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो एक और फॉर्म बीइंग भी हो जाएगा। समझ गए ना? इसका मतलब इसका नहीं बनेगा और उसका 4 का नहीं बनेगा, बाकी 8 का बनेगा। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, एक और पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है, फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको।
ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक और पॉइंट यहाँ पे हमें समझने आ रहा है कि जो फ्यूचर का जब आप पैसिव बनाए ना, तो आपको ये चीज समझ में आया कि बिल एंड सेल इनफैक्ट होता क्या है सर। बिल एंड सेल इनफैक्ट एक मॉडल्स है, क्या है, मॉडल वर्ब है। तो बिल एंड सेल अगर मॉडल वर्ब है तो कैन एंड कुड, मे, माइट, ये सब भी तो मॉडल है ना। कैन, कुड, मे, माइट, ये सब भी तो मॉडल है ना। तो जब आप जैसे बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसा ही तो बोलेंगे आई कैन स्पीक, और इसमें साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, मतलब जब भी कोई मॉडल्स का यूज किया जाता है तो कोई भी मॉडल्स के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब ये मॉडल था, इसका पैसिव बनाने के लिए आप लोग विल भी यूज किए और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए, तो आई कैन बोला गया। तो पैसिव बनाते टाइम क्या यूज करेंगे, जब बिल को विल भी कर दिया गया तो कैन को कैन भी किया जाएगा, मस्ट को मस्ट भी किया जाएगा, माइट को माइट भी, मे को मे भी, कुछ भी, सैल को सैल भी, कोई भी मॉडल्स यूज कर दिया गया तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्टली। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला गया, एक एग्जांपल देकर बोल दिया, अभी बोल दिया हम लोग आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बताइए इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए बोल दिया जाए, क्या करेंगे आप लोग, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, क्या बोला गया, इंग्लिश। कैन तो कैन ही रह जाएगा। उसके बाद पैसिव बनाने के लिए आपको बी फॉर्म चाहिए, कैन के साथ आप बी का कोई फॉर्म लिखेंगे तो बेस फॉर्म लिखेंगे जो कि होता खुद बी ही है। तो इंग्लिश कैन बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। इंग्लिश का थर्ड, सॉरी, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, और एजेंट यहाँ पे आई है, बाई मी। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है क्या। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, बस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को समझे। ठीक है, जैसे अगर लिखा जाएगा, जैसे लिखा गया है ना, दे शैल या दे विल ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दे विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ऐसे लिखा गया, दे विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी। देखिए लास्ट जाते जाते टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, आप समझिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे कीजिए, अ पार्टी। ठीक है, विल का क्या बना देंगे, विल बी ऑर्गेनाइज्ड, अ पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा सर, देम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लिखेंगे ना, सी मे हेल्प मी, ऐसे लिखा गया। बताइए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाइएगा, पैसिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, आई। आई के अकॉर्डिंग तो मे ही यूज होगा, मे के साथ बी लिखना पड़ेगा आपको, कोई मॉडल के साथ बी का फॉर्म, आई मे बी हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। मतलब हम लोग क्या किए आज की क्लास में, हम लोग जितने भी टेंसेस था, ठीक है, टोटल 12 टेंसेज में 8 स्ट्रक्चर का पैसिव बनाना सीखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक उसी के साथ साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसका, मॉडल सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस में मॉडल एक्चुअली यूज किया गया है, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, तो हम लोग बिल एंड सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे बनाए, बिल भी सेल भी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिमिलरली मॉडल्स का सेम कॉन्सेप्ट हो गया। इसका मतलब आज हम लोग 9 स्ट्रक्चर का पैसिव बनाना सीख गए। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, इस 9 स्ट्रक्चर ये बेसिक है, इतना सबको पता होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आज का क्लास पता ही होगा। ठीक है, कुछ न्यू जरूर सीखने को मिला होगा जो कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, ये हमारा बेसिक फाउंडेशन तैयार हुआ वॉइसेज का। ठीक है, इसी को आधार बनाते हुए पहले आप इस क्लास को बहुत आराम से देखिए, नोट्स बनाइए अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, पूरा नोट्स बनाइए, इसी के आधार पे हम लोग इसके ठीक है लेवल को और ऊपर तक बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आप लास्ट क्लास तक वॉइसेस का लेवल कहां तक चला जाता है। ओके, चलिए तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।